गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लॉ एंड लेक्चर्स। आज हमारा लेक्चर थर्ड है पॉलिटी का और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल। वी विल एक्सप्लोर नॉट जस्ट द वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल बट द फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस बिहाइंड ईच एक्सप्रेशन। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल बेसिक से समझाने की। अगर कोई पहली बार भी प्रियम्बल को पढ़ रहा है he will easily get it। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, प्रियम्बल। प्रियम्बल को अगर हम देखें, इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म दैट इज प्रियम्बलस। दिस प्रियम्बलस मीन्स समथिंग विच कम्स एट फर्स्ट प्लेस। अब ये प्रियम्बल क्या होता है फिर? प्रियम्बल मीन्स द ओपनिंग, ऑथर्स नोट, इंट्रोडक्शन। नाउ in relation to the Constitution of India, what is this preamble? What is this word preamble? What it denotes, what it refers? In relation to the Constitution of India, this preamble refers introduction or preface of the Constitution of India. Preamble introduction है, preamble preface है किसका? Constitution का। हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, the summary of the constitution, the essence of the constitution, that is contained in this preamble. ये वर्ड डिनोट करता है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड कहता है समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ if someone asks you what is preamble, you can say preamble refers to the introduction of constitution. Preamble refers to the preface of constitution. Preamble contains a summary and essence of constitution. It is identity of constitution of India. It is the philosophy of constitution of India. Now, what is contained in this preamble? You can see the preamble on your screen. This preamble has four main ingredients. इस preamble के 4 ingredients हैं. First, the source of the constitution, the source of authority of constitution. इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसे हम सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं, इसकी अथॉरिटी क्या है? दूसरा, अब ये जो हमारा नेशन है, इसका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स? थर्ड, ये प्रियम्बल बताता है ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है, ये बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन, कब इस देश ने, when this nation adopted its constitution। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देखिए, यहाँ पे लिखा है पहला इंग्रेडिएंट, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into। पहला, अगर आप देखें सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप प्रियम्बल में देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है। दिस इज आवर फर्स्ट इंग्रेडिएंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम हिंदुस्तान के लोग इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किस में? सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हम कहते हैं यहाँ पे वी द पीपल आर द अथॉरिटी। तो पहला इंग्रेडिएंट सोर्स ऑफ अथॉरिटी कह रहा था, तो हम देख पा रहे हैं वी द पीपल आर सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हम अथॉरिटी देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर क्या हम लिख रहे हैं? दैट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक,
रिपब्लिक। तो ये हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट आता है जो हमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स बताता है कि हमारे इंडिया का नेचर कैसा होगा। बाय नेचर वो सॉवरियन होगा, बाय नेचर वो सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। तो दूसरा इंग्रेडिएंट हमें बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रियम्बल ही बताता है। पहला था सोर्स, तो हमने देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा था नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो हमने देखा सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी हमें प्रियम्बल ही बताता है। क्या कहता है? टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन्स। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का? कि ये जस्टिस देगा, ये लिबर्टी देगा, ये इक्वालिटी देगा, ये फेटर्निटी देगा। अब इन सारे वर्ड्स को, इन सारे कीवर्ड्स को हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिलहाल अभी हम इंग्रेडिएंट्स को समझ रहे हैं। प्रियम्बल क्या चीज़ कंटेन करता है? पहला इसने सोर्स किया, दैट इज पीपल। सेकंड इसने ट्रिपल SDR, सोशल, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स बताया। थर्ड इज इसने ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। चौथा मैंने आपको बताया था कि ये इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप देख सकते हैं इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th day of November 1946. It is 26th of November 1946. Hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is the date जब हमने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, अडॉप्ट किया था। तो ये चार इंग्रेडिएंट्स है प्रियम्बल के। अब आपको ये प्रियम्बल बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लेना चाहिए। अब आप आज के बाद से अच्छे से समझ सकते हैं कि ये प्रियम्बल हमें दे क्या रहा है। सिर्फ चार चीज़ें दे रहा है: सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ एडॉप्शन। अब इसके जितने भी ये सारे कीवर्ड्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हु आर द पीपल ऑफ इंडिया? नाउ वी विल डिस्कस दैट। Sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने कल लेक्चर नंबर 2 में कवर की है। सबसे पहला कीवर्ड जो है दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। ये जो पीपल ऑफ इंडिया है इट ओनली इंक्लूड्स सिटीजन्स, सिर्फ सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स जो इसमें है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। नाउ हु आर सिटीजन्स एंड हु आर नॉट सिटीजन्स, ये इसके बाद जो प्रियम्बल के बाद हमारा टॉपिक आता है एक सिटीजनशिप का आता है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे तो आप पूरा समझ पाएंगे सिटीज़न कौन होता है, नॉन सिटीज़न कौन होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ नॉन सिटीज़न में हम देखते हैं एलियंस, माइग्रेंट्स, बाकी चीज़ें। फिलहाल के लिए पीपल ऑफ इंडिया ओनली इंक्लूड सिटीजन्स। और सिटीजन कौन होता है? वन हु हैज़ ऑल राइट्स, वन हु हैज़ ऑल पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिकल, सोशल, सारे राइट्स उसके पास होते हैं। दूसरा वर्ड जो हमारा पास है कीवर्ड दैट इज सॉवरियन। आपको पता है ये सॉवरियन वर्ड नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स को डिफाइन करता है। वो क्या होता है? ये सॉवरियन वर्ड बताता है इंडिया जो हमारा नेशन है ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये किसी और कंट्री का कोई डोमिनियन नहीं है। This word sovereign implies India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but India is independent. Now there is difference in being independent and being sovereign. Sovereign में जो भी नेशन सॉवरियन होता है
उसके पास एक पावर होती है कि that nation is free to conduct its internal affairs as well as its external affairs. Thus, India is a sovereign country because India can take its internal affairs on its own, its external affairs on its own. There is no authority above it. Thus, this is how preamble defines the nature of Indian state in a keyword that is being sovereign. Next is socialist. When the preamble declares India to be a socialist state, जब प्रियम्बल कहता है ना इंडिया सोशलिस्ट स्टेट है, इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफाई करता है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है दैट इज बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है. देखिए, इनिशियली दिस टर्म वाज नॉट इन प्रियम्बल. इसको ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है कि जब कोई चीज़ हमें बदलनी होती है, चेंज करनी होती है, ऑल्टर करनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन पास होती है और फिर जब वो पास होती है पार्लियामेंट में, देन दैट लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्टर्ड. तो Constitutional Amendment, it was the 42nd Constitutional Amendment 1976. इससे ऐड किया गया था वर्ड सोशलिस्ट. किसमें? प्रीएम्बल में. तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इससे पहले सोशलिस्ट नहीं थे? हम सोशलिस्ट थे. हम सोशलिस्ट थे. कैसे? देखिए, दिस वर्ड सोशलिस्ट ये प्रियम्बल में बाय 42nd अमेंडमेंट आया, मगर उससे पहले ये वर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में थे. द कंटेंट ऑफ दिस सोशलिज्म वाज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अलबत्ता अब देखिए, ये सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है डेमोक्रेटिक टाइप और दूसरा होता है कम्युनिस्ट टाइप. नाउ दिस इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ये कम्युनिस्टिक नहीं है, इट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. अब मैं आपको दिखाता हूं ये सोशलिज्म जो है, सोशलिस्ट बीइंग सोशलिस्ट डिपेंड्स अपॉन टू मेन फैक्टर्स. दो चीजों पे सोशलिज्म जो है वो डिपेंड करता है. पहला कि इस मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, दूसरा इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. इकोनॉमिक सिस्टम में अगर हम देखें, हमारे पास दो क्लासेस होते हैं. एक होता है जिसे हम कहते हैं ओनिंग क्लास. दूसरा जो होता है उसे कहते हैं वर्किंग क्लास. ओनिंग क्लास जो होता है, इनके पास होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं के पास होता है. और ये वर्किंग क्लास कौन होता है? लेबर क्लास. दिस लेबर क्लास गिव अ सर्विस टू दिस ओनिंग क्लास, और ये इनको वापस में क्या देते हैं? ये सर्विस देते हैं और ये सर्विस के लिए पे करते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा ही होता है. नाउ
पॉलिटी और पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम में क्या रिलेशन है, कैसे ये सोशलिज्म में दोनों चीजें आ रही है। हम कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक, उसका क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हो। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हो साइड बाय साइड। तो अगर मैंने आपको बताऊं कि तीन तरह की इकोनॉमीज होती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारा किसके पास होता है? मार्केट के पास होता है। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी में। फिर और एक होता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्टिक। कम्युनलिस्टिक, इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों किसके हाथ में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। अब आप देख सकते हैं इंडिया में सोशलिज्म है कि नहीं है। देखिए, क्या इंडिया में बोथ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ओन कर सकते हैं बिजनेस को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी? गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी बिजनेस करते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर सोशलिस्ट। यहां पे लोग, आम आदमी भी कोई भी बिजनेस कर सकता है अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट इलीगल। और उसी बिजनेस में गवर्नमेंट भी उसका शरीक हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है, उसका कॉम्पिटेटिव भी हो सकता है। अब इसमें क्या है? वाई इट इज सो, वाई इंडिया वांटेड टू बी सोशलिस्ट? क्यों ये सोशलिस्ट बनना चाहता था? क्यों ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में रखना चाहता था? इट इज सेड दैट दिस, बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पॉवर्टी, इग्नोरेंस और बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी इनइक्वालिटीज सोसाइटी में है वो ख़त्म हो जाती है, वो दूर हो जाती है। इट ब्रिंग्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो इंडिया बीइंग ए सोशलिस्ट कंट्री गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल, कि आप भी तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर। अब ये वर्ड सेक्युलर भी बाय 42nd अमेंडमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। दिस वाज आल्सो एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो क्या इसका मतलब ये है इंडिया इससे पहले सेक्युलर नहीं था? इवन बिफोर दिस इंडिया वाज सेक्युलर, हिंदुस्तान सेक्युलर था। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 विच गिव्स अस फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन इससे पहले था, इट मींस वी वर सेक्युलर इवन बिफोर दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड द वर्ड सेक्युलर इन प्रीएम्बल। अलबत्ता अब हम देखते हैं ये जो सेक्युलर वर्ड है प्रीएम्बल में, दिस गिव्स अ पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म देता है। कैसे? ये कहता है स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा हर एक रिलीजन को। स्टेट विल प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, चाहे उसकी स्ट्रेंथ कितनी भी हो। यू कैन राइट इट दैट Constitution embodies positive concept of secularism. State will protect and promote every religion irrespective of its strength. चाहे
किसी रिलीजन, कोई रिलीजन माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में हो, स्टेट विल प्रमोट दैट एंड प्रोटेक्ट दैट। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज ये मेंशन करता है दैट स्टेट विल हैव नो रिलीजन। State has no official religion. There is no official religion in the state. It will protect and promote every religion, but state has no official religion. This is what this word secular denotes. Next is democratic. This word democratic is made of two words. One is demo and second is kratia. Demo means people and kratia means rule. Thus, what does this word democracy mean? Democratic mean? Democracy means rule by people. Now, this democracy is of two types. It is direct democracy and indirect democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी बताऊंगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वी हैव 4 थिंग्स एंड इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वी हैव 2 थिंग्स। देखिए कैसे। पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होती है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारे पास होता है रेफरेंडम, दूसरा है प्लेबिसाइट, रिकॉल और इनिशिएटिव। अब देखिए, समझने की कोशिश करना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फर्क है। आपको पता है गवर्नमेंट का काम है कि वो पॉलिसीज बनाता है, चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। गवर्नमेंट का काम है कि वो पॉलिसीज को बनाए। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लोगों का फर्क आता है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाती है बट विथआउट कंसल्टेशन ऑफ पीपल, विथआउट कंसल्टिंग पीपल। लोगों को कंसल्ट नहीं करता, बल्कि किन को कंसल्ट करता है? लोगों ने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना होता है वो उनको कंसल्ट करती है। सो इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी government makes the policies but without consulting people. It consults the representatives, it consults by their representatives. But in direct democracy, government makes policies but with consulting the people of the nation, with consultation of the people of nation, by using these 4 instruments. Here by using these 2 instruments. आप इसको थोड़ा मैं कोशिश करूंगा और आसान तरीके से समझाने की। देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बनाती है मगर लोगों से पूछ के, with consultation of people. अब ये कंसल्टेशन कैसे लेगी? हाउ गवर्नमेंट विल टेक कंसल्टेशन? तो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी
we have these four instruments. One is a referendum, plebiscite, recall, and initiative. Using these four instruments, government takes consultation of people. Now, what is this referendum? What is this plebiscite? What is initiative and recall? अब देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने के टाइम लोगों से पूछना है ना. अब देखिए, अगर गवर्नमेंट लोगों से पूछती है, गवर्नमेंट लोगों से पूछती है कि बताओ कौन सी पॉलिसी हम बनाएं, इसे हम कहते हैं रेफरेंडम और प्लेबिसाइट. और अगर लोग गवर्नमेंट से कहे कि पॉलिसी बनाओ, तो इसे हम कहते हैं इनिशिएटिव और रिकॉल. बस इतना ही फर्क है. कंसल्टेशन दोनों में है. यहाँ पे फर्क इतनी है कि पहले गवर्नमेंट लोगों से पूछती है, गवर्नमेंट आस्क्स पीपल, तो यहाँ पे लोग गवर्नमेंट से पूछते हैं कि ये वाली पॉलिसी बनाओ. व्हेन गवर्नमेंट आस्क्स पीपल इट इज रेफरेंडम और प्लेबिसाइट. व्हेन पीपल आस्क गवर्नमेंट इट इज इनिशिएटिव और रिकॉल. Now, in indirect democracy, we have parliamentary form of government and presidential form of government. ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हमें इन डिटेल पढ़ना है. प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वीक SOPs होते हैं एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्ट्रॉन्ग SOPs होते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स. Now, as far as the democratic word is concerned with the preamble, we say democratic in a republic embraces social and economic democracy as well. फिर हमारा नया कीवर्ड आता है, वो है रिपब्लिक. अब जो ये वर्ड रिपब्लिक है, ये हमें बताता है इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड. हिंदुस्तान में एक इलेक्टेड हेड होता है. पहले अगर हम देखें कि हेड कौन है, हिंदुस्तान का हेड कौन है, हु इज़ द हेड ऑफ द नेशन. प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री. वर्ड रिपब्लिक हमें यही इंडिकेट करता है कि जो आपके नेशन का हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड, बल्कि इलेक्टेड होना चाहिए. और वो भी एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, एंड दैट इज 5 years. सो ये वर्ड रिपब्लिक हमें समझाता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए फॉर स्पेसिफिक टेन्योर. और इसके साथ साथ रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, कि देश में पूरी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होनी चाहिए. हर एक को पॉलिटिकल सिस्टम में हक होना चाहिए पार्ट लेने का. और रिपब्लिक वर्ड ये भी डिनोट करता है कि चाहे कोई भी पब्लिक ऑफिस हो, वो हर एक सिटीजन के लिए ओपन है. दैट इज ओपन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन. Thus, now we can write it that republic means head of the state must be elected for specific tenure, and it indicates that India has an elected head called as president. Next word is justice. Justice जो प्रियम्बल में दिया गया है वर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमें बताता है ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो कॉन्स्टिट्यूशन का और एक ऑब्जेक्टिव है, वो है जस्टिस. अब जस्टिस किस तरीके का? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस.
सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस मीन्स कि चाहे कोई भी सिटीजन है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी कलर का है, किसी भी रेस, रिलीजन, जेंडर का है, ही विल गेट इक्वल ट्रीटमेंट, ही विल बी ट्रीटेड इक्वली, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है सोशल जस्टिस। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस भी यही कहता है कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। कोई अमीर है, कोई गरीब है, जो कुछ भी है, ही विल बी ट्रीटेड इक्वली। और इकोनॉमिक जस्टिस ये भी कहता है कि हम खत्म करेंगे इनइक्वालिटीज इन रिलेशन टू वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। इंडिया हैज़ अ नोशन, इसका एक मकसद है कि हमें इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, चाहे फिर वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। फिर पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस भी यही कहता है चाहे कोई भी सिटीजन है, उसको मिलेंगे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ही विल हैव द राइट टू वोट इवन इफ ही इज पुअर, इवन इफ ही इज रिच, इवन इफ अगर ये किसी भी कास्ट का है, किसी भी कलर, किसी भी रेस, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर का है, इसको पॉलिटिकल राइट्स सेम मिलेंगे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। और तो इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन कि ये तीनों जस्टिस, चाहे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस हो, they were taken from Russian Revolution 1917. Next word is liberty. अब देखिए, जो भी सिटीजन्स, जो भी पॉपुलेशन इंडिया की है, उनको लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस की, कि उन पे अब किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बस ख्याल ये रखना है कि वो इलीगल ना हो।